हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू द परचम क्लासेस। आज की क्लास में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। इन्हीं पीवाईक्यूज के थ्रू हम कोर कॉन्सेप्ट्स जो भी आपके क्लाइमेटोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं उन्हें भी इसी के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा एक रिवीजन भी होगा और हम अपने पीवाईक्यूज को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ। सो बिफोर मूविंग फर्दर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ अवेल करना है तो आप हमारी परचम की वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको परचम के एक इनिशिएटिव के बारे में और बता देना चाहूंगी, विच इज जर्नल अवेयरनेस बैच टारगेटिंग 2024 को आपकी एसएससी की प्रिपरेशन को टारगेट करते हुए ये सारे सब्जेक्ट्स आपको होलिस्टिकली कवर कराता है, लाइक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, जहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, डिटेल्ड पीवाईक्यू डिस्कशंस एंड इवन मॉक पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी के साथ अगर आपका केस कुछ ऐसा है कि हमें सब सब्जेक्ट्स तो हमारे बाकी तो अच्छे हैं बट हमें एक दो सब्जेक्ट्स के अंदर ही इशू है, तो आप उसके लिए हमारा इंडिविजुअल कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। लाइकवाइज जैसे मैं आपका एसएससी ज्योग्राफी डील कर रही हूँ, उसी तरीके से आपके बाकी भी सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल कोर्सेज आपको परचम एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास। तो पहला सवाल है जो आपका, वो रहेगा आपका पहला क्वेश्चन है, इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग नाइट विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू सी। सारे के सारे क्वेश्चंस का यू विल ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो पहला सवाल आपसे पूछता है कि ड्यूरिंग नाइट, नाइट के टाइम पे आपकी विंड ब्लो कर रही है कहाँ, लैंड से सी की तरफ, उसका कारण क्या है। तो सोचिए और आंसर कीजिए, तब तक मैं आपको बताती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सवाल में बोला गया है लैंड, है ना, और दूसरा बोला गया है आपका सी। दो चीजों का आपका कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर यूज किया गया है। बोला गया है कि आपकी विंड ब्लो करती है लैंड वाले पोर्शन से लेके सी की तरफ, आपकी विंड ब्लो कर रही है। हमें पता है कि आपका कोई भी एयर कहां से कहां मूव करती है, हाइयर प्रेशर से लेके लोअर प्रेशर तक। जहां पर आपका किसी भी चीज का प्रेशर ज्यादा होगा, वहीं से तो आपकी कोई भी सब्सटेंस उस जगह जाएगा जहां पे आपका लोअर प्रेशर होगा। तो एयर क्या करती है, आपकी हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो इसका मतलब लैंड पे होना चाहिए आपका हाइयर प्रेशर और सी पे होना चाहिए आपका लोअर प्रेशर। तो देखते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है। तो प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में आपका लो प्रेशर बोला गया है कि आपका लैंड के ऊपर होगा, नहीं, लैंड के ऊपर लो प्रेशर नहीं क्या होगा, जबकि लैंड पे हायर प्रेशर होगा। तो ए ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता, ये गलत हो जाता है। उसी के साथ सेकंड ऑप्शन है आपका योर हायर प्रेशर इज क्रिएटेड एट द सी, बिल्कुल गलत बात है, लोअर प्रेशर क्रिएट होता है सी पे। तो ये दोनों तो आपके ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, ए एंड योर डी ऑप्शन आर रॉन्ग। अब बचते हैं आपके बी एंड सी ऑप्शन। अब अगर आपका ऑप्शंस के अंदर आपसे सवाल प्रेशर की फॉर्मेट में आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हमें ये पता है कि आपका प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ, यानी कि जितना ज्यादा आपका टेम्परेचर होगा उतना ही कम क्या होगा, प्रेशर। यानी एट हाइयर टेम्परेचर वाली लोकेशंस पे आपका प्रेशर क्या होता है, लो होता है, और इनवर्सली यानी कि आपका लो प्रेशर वाली जगह, सॉरी, हाई प्रेशर वाली जगहों पे आपका क्या होगा, लो टेम्परेचर वाली सिचुएशन होगी। तो अगर यहाँ पर हाई प्रेशर है तो इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर है। और सी पे अगर लो प्रेशर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हाई टेम्परेचर की सिचुएशन होनी चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं आपका कौन सा सुटेबल स्टेटमेंट हो सकता है। तो आपकी स्टेटमेंट बी बोलती है लैंड कूल स्लोअर देन दी वाटर। लैंड क्या है, धीरे से ठंडी होती है और पानी जल्दी ठंडा हो जाता है ना। अगर पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा तो इसका मतलब वाटर पे, सी पे आपका लो टेम्परेचर होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है। स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ये भी गलत हो जाती है। तो सी ऑप्शन बचता है, विच इज योर करेक्ट आंसर टू इट। वाटर कूल स्लोअर देन द लैंड, वाटर आपका कूल होता है स्लोअर देन द लैंड। अगर पानी ज्यादा टाइम लगाएगा कूल डाउन होने में और लैंड आपकी जल्दी कूल डाउन हो जाती है, तो लैंड पे क्या हो जाएगा, आपका लोअर टेम्परेचर हो जाएगा, यानी हायर प्रेशर, और तभी तो विंड आपकी लैंड से सी की तरफ मूव करेगी। तो हमने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट रिवाइज किया वो था आपका लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट था, लैंड ब्रीज, ओके।
लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ये दोनों आपकी सीजनल विंड्स होती हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट था क्लाइमेटोलॉजी की विंड से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो आपका अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? पहला है काल बैसाखी, क्या ये एक ऑटम विंड है? दूसरा है ट्रेड विंड, विंटर स्नो स्टॉर्म, थर्ड इज लू, हॉट विंड है, एंड फोर्थ इज योर विंटर स्टॉर्मी विंड्स। तो चेकआउट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है, तो उसका रीजन क्या है। बिकॉज हमारा सिर्फ एजेंडा आंसर बताना नहीं है, बल्कि उसके अराउंड कुछ एक और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना भी रहेगा। तो अगर मैं बात करूं काल बैसाखी की, तो काल बैसाखी एक ऑटम विंड नहीं है, काल बैसाखी एक मॉनसून की ही विंड है। ठीक है, मॉनसून विंड को ही काल बैसाखी कहते हैं। कहाँ? लोकल एरिया, कौन से लोकल एरिया के अंदर? वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर। जिस तरीके से आपका केरला के अंदर और कर्नाटका के अंदर मॉनसून विंड्स को हम क्या बोलते हैं, बताओ? मैंगो शावर्स बोलते हैं। उसी तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर मॉनसून विंड्स को काल बैसाखी बोलते हैं। तो ये ऑटम विंड्स तो नहीं हुई, तो आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। योर सेकंड ऑप्शन इज कि आपकी ट्रेड विंड्स विंटर स्नो स्टॉर्म्स होती हैं। अब अगर आपको पता है ट्रेड विंड्स आपकी ब्लो करती हैं 0 डिग्री, जो आपका इक्वेटर हुआ, यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, लाइक दिस आपकी क्या मूव करती है? ट्रेड विंड्स। ये आपका किसका पार्ट है? फेरल सेल का पार्ट है। ठीक है, अगर इफ यू नो अबाउट इट। तो ट्रेड विंड्स विंटर विंड कैसे हुई? इक्वेटर के आसपास का रीजन तो आपका हॉट रीजन होना चाहिए, तो विंटर विंड्स तो नहीं होती हैं ये। ठीक है, ये आपके विंटर के अंदर मोस्टली नहीं, आप मतलब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली विंटर सीजन से रिलेटेड है। तो आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए कि ये दोनों ही ठीक नहीं थे। अब थर्ड आपका ऑप्शन आता है कि आपकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, है ना। लू क्या है? एक हॉट विंड है, चलिए इसको देखते हैं। और दूसरा बोला है लू क्या है? एक विंटर स्टॉर्मी विंड है। वी आर इंडियन, हमें पता है इंडिया में एक ही लोकल विंड को हम एक्सट्रीमली देखते हैं, विच इज लू, और जो आपकी किस टाइम पे चलती है? समर सीजन के टाइम पे, है ना। सो लू इज योर हॉट विंड। थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा इस केस के अंदर। योर आंसर शुड बी सी, लू एक हॉट विंड है, विंटर स्टॉर्मी विंड नहीं है। विंटर्स के अंदर आपकी लू नहीं चलती। ठीक है, लू के चलने की वजह से ही तो हम क्या बोलते हैं कि हीट वेव्स की कंडीशन हो गई, है ना। पीपल आर फेसिंग हीट स्ट्रोक्स को फेस कर रहे हैं, जिसमें आपका बुखार वगैरह भी आता है और अदर काइंड ऑफ योर सिचुएशंस भी होती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका एल्नीनो से। ठीक है, तो पूछा यह गया है कि एल्नीनो एक कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम है जो अपीयर होता है एक बार हर 3 से कितने साल बाद, है ना, जिसकी वजह से ड्रॉट, फ्लड और बाकी वेदर के एक्सट्रीम सिचुएशंस को आप फेस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए एल्नीनो है क्या। एल्नीनो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका पैसिफिक ओशन अगर मैं बात करूं, ये आपका सॉरी, ठीक है, तो अगर मैं पैसिफिक ओशन की बात करूं, तो पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न मार्जिन है, जहां पे आपका साउथ अमेरिका प्रेजेंट होता है, साउथ अमेरिका और ऊपर की तरफ नॉर्थ अमेरिका, तो इसका ईस्टर्न मार्जिन का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है। एक्सट्रीमली हॉट होने की वजह से आपकी कंडीशन होती है क्रिएट एल नीनो की, जिसकी वजह से कहीं कहीं तो आप पूरी दुनिया भर में ड्रॉट जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है और कहीं पूरी दुनिया भर में फ्लड्स जैसी एक्सट्रीम सिचुएशंस देखने को मिलती है। तो ये आपकी अब नॉर्मल सिचुएशन होती है, नॉर्मल कंडीशन से रिवर्सल। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपका सब कुछ नॉर्मल रहेगा। आपकी जो आपका जो साउथ अमेरिका वाला जो कॉस्ट है, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका का कॉस्ट है, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर इसको कवर भी किया बहुत डिटेल से। अगर आपको एल नीनो को समझना है तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो साउथ अमेरिका के कोस्ट के ऊपर आपका क्या होता है? अब नॉर्मली वार्म टेम्परेचर होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, और ये ट्रेड विंड्स के थ्रू ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आपका कोल्ड कंडीशंस प्रोवाइड होती हैं और यहाँ पर आपकी क्या होती है? अपवेलिंग लाइक सिचुएशन होती है, ये होती है नॉर्मल कंडीशन। बट अगर यहाँ पर वार्म ही प्रेजेंट हो तो वो होती है आपकी एल नीनो वाली कंडीशन। ठीक है, तो एल नीनो आपका रिपीट करता है हर 3 से 7 साल बाद, ये सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। क्यों आपको देखने को मिलती है? इसका रीजन है कि आपकी जो ट्रेड विंड्स हैं वो क्या हो जाती हैं? वीकर हो जाती हैं। ट्रेड विंड्स के वीकर होने की वजह से हमें ये कंडीशन फेस करने को मिलती है। चलिए, और ये कहां पे देखने को मिलती है आपको? पैसिफिक ओशन के अंदर। मेरा सवाल आपसे ये है कि एल नीनो की कंडीशन का इफेक्ट इंडिया के मॉनसून पर कैसा होता है? क्या वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है?
मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इसकी वजह से मॉनसून ज्यादा होगा या कम होगा, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल एयर प्रेशर एट द सी लेवल? आपका सी लेवल के ऊपर नॉर्मल एयर प्रेशर क्या है? इफ यू नो द आंसर देन यू नो इट, इफ यू डोंट नो तो इसका हम कोई सॉल्यूशन ट्रिक भी नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर होगा आपका ए 1013.25 मिली बार्स। आपका नॉर्मली हम एक एटमॉस्फेयर प्रेशर उसको बोलते हैं जो आप सी लेवल के ऊपर मेजर करते हैं। इसको हम स्टैंडर्ड आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे तो इस बार मिली बार्स में पूछा गया, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में पूछा जा सकता है ये। तो अगर मैं बात करूं पास्कल्स में कितना होता है वन एटमॉस्फेयर, तो 101325 पास्कल्स। ठीक है, ये आपकी एसआई यूनिट है ना, जो आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिट है। जबकि मिली बार आपकी एक एसआई यूनिट नहीं है, इसमें हम मेजर तो कर सकते हैं बट इट इज नॉट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिट, तो आपकी मिली बार यूज होती है। इसके अलावा 760 mm ऑफ Hg इस फॉर्मेट में भी आपका वन एटमॉस्फेयर मेजर किया जा सकता है कि आपकी हाइट मरकरी की कॉलम में कितनी राइज और फॉल करेगी। तो ये हमने यहाँ से रिवीजन कर ली कि पास्कल में क्या बोला जाएगा और मरकरी की टर्म्स में इसको कैसे मेजर करेंगे। चलिए अगला सवाल है, द मिनिमम पीरियड टेकन अप टू विच द वेदर वेरिएशन आर कंसीडर्ड टू प्रिडिक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज। देखिए सवाल ये पूछ रहा है आपसे कि क्लाइमेट को जानने के लिए किसी भी एरिया के, है ना, आप कितने टाइम का वहां का डाटा, मतलब कितने टाइम की वहां की एटमॉस्फेयर की कंडीशन को कंसीडर करके ये बताएंगे कि इस एरिया का ये क्लाइमेट है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि क्लाइमेट और वेदर के अंदर डिफरेंस ये है, देखो कॉमनैलिटी तो इनके अंदर ये है, सिमिलैरिटी तो इनके अंदर ये है कि दोनों ही एटमॉस्फेयर के में जो आपके चेंजेस हैं उनसे रिलेटेड है, यानी एटमॉस्फेयर की कंडीशन को ही दोनों बताते हैं कि भाई आपके एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, ये सारी सिचुएशंस कैसे लाया करती हैं, दोनों उसी चीज को दर्शाते हैं। बट क्लाइमेट किसी भी एक एरिया की लॉन्ग टर्म में वहां पे किस तरीके का आपका एटमॉस्फेयर की कंडीशन है उसको दर्शाता है, जबकि वेदर आपका शॉर्ट पीरियड में किसी भी प्लेस की एटमॉस्फेयर की कंडीशंस को बताता है। तो वो लॉन्ग पीरियड कितना लॉन्ग पीरियड होगा, यही तो आपका सवाल पूछा गया है और इसका सही आंसर है डी 30 ईयर्स। मिनिमम 30 साल तक तो अगर एक एरिया की कंडीशन सिमिलर रहती है तो बोला जा सकता है हाँ इस एरिया की यही क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन है। ठीक है, वेदर इससे शॉर्टर ड्यूरेशन का जो भी आपका फिनोमिनन होगा। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल विंड? इनमें से कौन सी लोकल विंड है? तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी तरीके की विंड्स होती हैं, इससे हम कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे कि कितने टाइप की आपकी विंड होती है। तो आपकी विंड्स एक्चुअल में 3 तरीके की हो सकती हैं। फर्स्ट इज योर परमानेंट विंड, अनदर वन इज योर सीजनल विंड, और आपकी कौन सी हो सकती है, सीजनल विंड्स हो सकती है। एंड आपकी थर्ड वन हो सकती है लोकल विंड। ओके, लोकल विंड जैसा कि नाम बता रहा है किसी एक लोकल एरिया के ऊपर ही आपको ये देखने को मिलती है, हर जगह आप इसे नहीं देख सकते। तो सवाल तो यही पूछ रहे हैं कि इन तीनों में से लोकल विंड कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी और परमानेंट और सीजनल है। जो इनमें परमानेंट और सीजनल होगी वो ऑब्वियसली लोकल नहीं होने वाली है। ठीक है, ओके, सीजनल विंड्स वो होती हैं जो आपकी विद द सीजन चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपका रहेगा मॉनसून विंड्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल रहता है मॉनसून वाली विंड्स। इसके अलावा लैंड एंड सी ब्रीज। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं आपके एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है, हमारा एजेंडा सिर्फ एमसीक्यू का आंसर निकालना नहीं है बल्कि मेजर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना भी है। तो लैंड एंड सी ब्रीज आपकी दूसरी तरीके की सीजनल विंड्स होती है। एंड थर्ड टाइप ऑफ योर सीजनल विंड्स आर माउंटेन एंड वैली। ठीक है, माउंटेन एंड वैली विंड्स। ठीक है, इसको मैंने अपने कोर्स के अंदर कंप्लीटली डिटेल में कवर किया है। ठीक है, अब परमानेंट विंड्स की अगर मैं बात करूं तो परमानेंट विंड्स के केस में आपकी 3 तरीके की परमानेंट विंड्स हो सकती हैं। एक ट्रेड विंड हो सकती है, दूसरी आपकी वेस्टर्ली हो सकती है एंड थर्ड वन इज योर ईस्टर्ली। तो इसका मतलब वेस्टर्ली और ईस्टर्ली तो मेरी कौन सी कैटेगरी की आती है, परमानेंट विंड्स है, तो ये दोनों तो आपका आंसर नहीं होंगी। और मॉनसून विंड आपकी कौन सी कैटेगरी में आती है, सीजनल विंड की कैटेगरी में आती है, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगी। इसका सही आंसर है लू। ठीक है,
लू इसका सही आंसर है। अगर आपको नहीं भी पता था तो भी बीइंग एन इंडियन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि लू हमारे ही एरिया के अंदर, इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो अगर इंडिया के अंदर मेजरली देखने को मिलती है तो ये एक लोकल फिनोमेना ही होगा। चलिए अगले सवाल पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस डिस्कशन में दे चुकी हूँ, तो इस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मैंगो शावर्स आपका कहाँ आपको देखने को मिलते हैं? सबसे पहले बताइए मैंगो शावर्स टर्म किस चीज के लिए यूज की जाती है? ये आपकी मॉनसून में जो होने वाली बरसात है, रेनफॉल है, उसके लिए टर्म यूज की जाती है एक लोकल स्टेट, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। कौन सा है वो स्टेट? एक तो केरला एंड अनदर वन इज योर कर्नाटका। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन आए तो दोनों ही ठीक है। केरला और कर्नाटका के अंदर आपकी मैंगो शावर्स बोला जाता है किसको? मॉनसून की रेनफॉल्स को, क्योंकि इस टाइम पे मैंगोज की प्रोडक्शन को ये एनहेंस करते हैं और इंक्रीज करते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका, लो एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड द हाई एनुअल रेनफॉल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब आपको 4 तरीके के क्लाइमेट्स दे रखे हैं। क्लाइमेट से रिलेटेड, वर्ल्ड के क्लाइमेट से रिलेटेड भी आपको क्लाइमेटोलॉजी में बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। बट घबराने की बात नहीं है, अगर आपको नहीं भी पता है आंसर तो भी आप समझदारी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? देखते हैं। सबसे पहले पूछा है कि लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब होता है, एनुअल रेंज का मतलब होता है, सबसे पहले एनुअल रेंज का मतलब समझ लेते हैं। एनुअल रेंज का मतलब है डिफरेंस। रेंज क्या होती है कि 0 से 10 हो गई रेंज, 0 से 20 हो गई, मतलब डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं। तो ये कौन से दो डिफरेंस की बात कर रहा है कि जब एक तो आपका टेम्परेचर सबसे कम हो और एक आपका टेम्परेचर मैक्सिमम हो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज, है ना। मतलब आपको मैक्सिमम मिनिमम का जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो सबसे कम देखने को मिले, हमें ऐसा रीजन दिमाग में बैठाना है। दूसरा, हमें वो रीजन देखना है जहां पर एनुअल, मतलब कि पूरे साल भर में बहुत अच्छी हाई अमाउंट ऑफ क्या होती हो? रेनफॉल होती है। तो आप अब सोच के देखिए, अगर मैं ग्लोब, मेरे को कुछ नहीं पता, बस मुझे 3-4 लाइनें पता है ग्लोब के ऊपर, मेरे को इक्वेटर पता है, मुझे कैप्रिकॉर्न कैंसर पता है और मुझे अर्थ का मूवमेंट पता है कि भाई वो कैसे मूव करती है, तो आपको इतना तो बिल्कुल फॉर श्योर पता होगा कि अगर ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऊपर की तरफ, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, तो हमें इतना तो पता है कि सन की रेस सीधी कौन से एरिया के अंदर फॉल करती है? इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न तक, बाकी सारे एरिया के अंदर तो स्लांटिंग फॉल करती है। तो अगर सन की रेस बिल्कुल सीधी इस एरिया के अंदर फॉल कर रही है तो इसका मतलब सबसे कम या ज्यादा टेम्परेचर का कोई डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर हाई ही रहेगा। और इस रीजन को हम कौन सा रीजन बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे आ गई ना आपका सवाल का जवाब कि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन हो ही नहीं रहा है, सन हमेशा ही सर पर रह रहा है, तो आपका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर तो बहुत ही कम होने वाली है। यहाँ पे आपको हमेशा यहाँ पे गर्मी का ही माहौल देखने को मिलेगा, ठंड वाला टाइम आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, और जब ठंड भी देखने को मिलेगी तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड नहीं देखने को मिलेगी, है ना। इसकी वजह से जो आपका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर क्या हो जाएगा? सबसे कम होगा। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा अगर गर्मी होगी, बहुत ज्यादा सन की रेडिएशन अगर सीधी फॉल करेंगी, तो सन की डायरेक्ट रेडिएशन फॉल करने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपका इवेपोरेशन होगा, और जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, और क्लाउड होगे तो यानी बारिश बहुत ज्यादा होगी। कौन से रीजन के अंदर? इक्वेटर के आसपास वाले रीजन के अंदर। तो इक्वेटर के आसपास वाला रीजन कौन सा हुआ? ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि हमें पता है ये आपका अगर मैं तीनों को लूं, जीरो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक, आर्कटिक वाली, है ना। तो ये वाला आपका कौन सा होता है? दिस इज योर ट्रॉपिकल रीजन, है ना। उसके ऊपर वाले जो दोनों आपके रीजन होते हैं दोनों हेमिस्फीयर में, ये टेम्परेट रीजन होते हैं, और उससे ऊपर आपका होता है, ये वाला होता है आपका पोलर रीजन। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर आ जाता है कि आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट इज दी आंसर टू इट। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। फिर से एल नीनो पे सवाल पूछ लिया गया कि एल नीनो कौन से ओशन के अंदर डेवलप होता है। इसका आंसर मैं आपको जब हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था दे चुकी हूँ। तो जो एल नीनो है वो आपका पैसिफिक ओशियन के अंदर डेवलप होता है। पैसिफिक ओशियन में भी मैंने बताया था कि ईस्टर्न जो मार्जिन है, मान लो दिस इज योर पैसिफिक ओशियन, तो इसका ईस्टर्न मार्जिन है और ये वेस्टर्न मार्जिन है। वेस्टर्न मार्जिन पे आपके कॉन्टिनेंट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया प्रेजेंट है और यहाँ से आपका एशिया प्रेजेंट है।
जबकि आपका ईस्टर्न मार्जिन के ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका प्रेजेंट है, एज वी हैव डिस्कस्ड। तो यहाँ पे ईस्टर्न मार्जिन के अंदर जब आपका टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज कर जाता है तो आपका एल नीनो का इफेक्ट क्रिएट होता है। तो इसका सही आंसर होगा पैसिफिक ओशियन। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, इनमें से कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जो रिसीव करता है रेनफॉल अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी, और किसकी वजह से? ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। देखिए वैसे तो आपके यहाँ बारिश होती है जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 4 महीने हैं जिसमें आपको बारिश अच्छी खासी देखने को मिलती है। ड्यू टू विच काइंड ऑफ मॉनसून? ड्यू टू साउथ वेस्ट मॉनसून। किसकी वजह से? साउथ वेस्ट, क्योंकि हवाएं जब इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो ऐसा लगता है कि ये साउथ वेस्ट से होके आ रही है इंडिया के अंदर। देखो यहां से साउथ हो गया और ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई, तो कैसा लगता है कि इंडिया के अंदर कहां से आ रही है? साउथ वेस्ट से। जबकि ये आके 2 ब्रांचेस के अंदर टूट जाएंगी, एक अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, तो हमने यहाँ से रिवाइज कर लिया। तो ये कब थी? जब आपकी इनकमिंग आपका इनकमिंग आपका मॉनसून था। ओके, तो मॉनसून जब आ रहा था, ये हमने तब की बात करी थी, तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून होता है। ये आपकी समर्स का टाइम की बात है। किसके टाइम की बात है? समर के टाइम पे। इस टाइम पे आपको मोस्टली जो इंडिया के अंदर 96% रेनफॉल है इसी टाइम पे आपको देखने को मिलती है। बट अब क्या होगा, जब विंटर्स की बात आती है तो विंटर्स में तो आपके नॉर्थ में या बाकी एरियाज के अंदर कोई बारिश नहीं होती। उस टाइम पे सिर्फ बारिश आपकी तमिलनाडु और इधर के थोड़े बहुत एरिया के अंदर होती है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी विंड्स क्या हो रही होती है? वापस यहाँ से जा रही होती है, वापस जा रही होती है। अब कैसे इसमें कंडीशन क्या बनेगी, एक बार वो देख लेते हैं। कंडीशन ये बनती है कि इस टाइम पे आपका ITCZ यहाँ आ जाता है, और ITCZ क्या होता है? आपका दोनों ट्रेड विंड्स के कन्वर्जेंस का जोन होता है। ओके, लो प्रेशर एरिया होता है। ITCZ क्या है? एक लो प्रेशर का एरिया, जहां पे आपकी ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होती है, यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ओके, तो अब जब यहां से ये हवाएं आ रही थी तो ये अपने साथ क्या लेके आ रही थी? कुछ ना कुछ मॉइस्चर उठा के लेके आ रही थी। मॉइस्चर उठा के वो तमिलनाडु के कोस्ट के ऊपर क्या कर देती है? बारिश कर देती है। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि अभी विंड्स कहां से आ रही है? नॉर्थन साइड है और ईस्टर्न साइड है, तो नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, तो ये आपकी रेनफॉल करती है तमिलनाडु एरिया के अंदर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट शायद हमारा रिवाइज हो गया, हमें समझ भी आ गया, हमने रिकॉल कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपका अगला सवाल है, अ साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम। एक साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर। फिलीपाइंस के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ठीक है, अगर आपने आंसर कर दिया है क्वेश्चन को तो देख लेते हैं इसका आंसर। सबसे पहले है आपका विली विलीज। क्या इसको विली विली नाम से जाना जाता है? बिल्कुल नहीं। विली विली के नाम से आपका जो साइक्लोन है उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाना जाता है, यानी कि साइक्लोन को ऑस्ट्रेलिया के अंदर विली विलीज बोलते हैं। तो ये तो आपका आंसर इसका नहीं होने वाला। हरिकेन भी इसको नहीं बोलते फिलीपाइंस के अंदर। हरिकेन इसको बोला जाता है यूएसए, या फिर आप ये बोल सकते हो नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ठीक है, टाइफून इज द करेक्ट आंसर टू इट, बिकॉज वैसे तो पर्टिकुलरली टाइफून आपका जापान और चाइना के एरिया के अंदर बोला जाता है, और हमें पता है कि यहाँ पे एशिया हो गया आपका, यहाँ जापान हो गया, यहीं पे आपके फिलीपाइंस आइलैंड्स है, तो ये ये जो सी ऑफ चाइना है ना, तो इधर के आसपास ही जो आपका चाइना सी है, इसी के आसपास जो भी ओरिजिनेट होता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसको आप क्या बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं। और जो ये फोर्थ ऑप्शन था, ये तो ऑड वन आउट ही था अप्रोक्सीमेटली। मैंगो शावर्स तो हम मॉनसून की रेनफॉल्स को बोलते हैं इन विच स्टेट? अगेन रिवाइज कर लेते हैं, केरला एंड कर्नाटका। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग मॉनसून। इनमें से मॉनसून के रिगार्डिंग कौन सी चीज आपकी सही है? तो सवाल आपका पहला जो है, आप इसको देखिए, पहले इसमें टर्म्स देखिए कि मॉनसून एक अरेबिक वर्ड से डिराइव हुआ है। बिल्कुल सही बात है, एक अरेबिक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका आपका कौन सा है वो अरेबिक वर्ड? मौसम। ठीक है, मौसम से, जिसका मीनिंग होता है आपका वेदर, उससे आपका मॉनसून वर्ड डिराइव हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि सीजनल आपका रिवर्सल होती है विंड की डायरेक्शन में एक साल के अंदर। मतलब हवाओं की डायरेक्शन बदल जाती है। अगर वो इस साइड से मूव कर रही थी समर के अंदर, तो विंटर के अंदर वो इस तरीके से मूव करने लग जाती है, यानी कि हवाओं का रुख बदल जाता है। बिल्कुल सही बात है, समर के टाइम पे साउथ वेस्ट की फॉर्म में मूव करती है, और विंटर्स के टाइम पे ये नॉर्थ ईस्ट की फॉर्मेट में मूव करती है, जैसा कि आप जानते ही होंगे इफ यू हैव रेड अबाउट द मॉनसून। ठीक है,
नहीं देखा है तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी हम बाकी स्टेटमेंट्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं टू चेकआउट कि उनमें क्या मिस्टेक है। कि वर्ड मॉनसून आपका तमिल वर्ड से डिराइव हुआ है, नहीं, तो इस हिसाब से तो स्टेटमेंट गलत ही होगी। थर्ड भी बोलता है कि वर्ड मॉनसून आपका तमिल वर्ड से डिराइव हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है अरेबिक वर्ड से, तो हाफ पोर्शन तो स्टेटमेंट का सही है। लेकिन अनदर हाफ ये बोलते हैं कि सीजनल रिवर्सल है विंड का हर एक मंथ के अंदर, हर एक महीने के अंदर थोड़ी ना कि इधर से विंड आ रही थी फिर इधर आने लगी, नहीं, हर मंथ के अंदर सीजनल रिवर्सल नहीं होता। आपका सीजनल रिवर्सल होता है ये ड्यूरिंग एन ईयर। तो बिल्कुल डायरेक्टली जंप आउट मत किया करो आंसर करने के लिए, पूरी स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, चलिए अगला सवाल है आपका, अराउंड अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली। जैसे ही अराइवल होता है मॉनसून का तो नॉर्मल रेनफॉल एकदम से सडनली इंक्रीज हो जाती है बहुत सारे दिनों के लिए। दिस इज नोन एज, इस फिनोमिनन को आप क्या बोलते हैं, और ये प्री मॉनसून शावर से कैसे अलग होता है। बात ये बोल रहा है कि देखो पहले तो हमें हल्की फुल्की, वैसे तो आपको आंसर दिख ही गया है, ठीक है, बाय मिस्टेक, बट फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपका सवाल ये बोल रहा है कि आपको पहले तो हल्की-हल्की प्री मानसून, हल्की-हल्की आपको बारिश की फुहारें देखने को मिलती है, प्री मानसून शावर्स देखने को मिलते हैं। बट सडनली एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद आपको कंटिन्यूअसली रोज लगातार बारिश देखने को मिलती है। तो जो ये पॉइंट था, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मानसून बर्स्ट, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? मानसून बर्स्ट। आपसे मेरा सवाल ये है कि ये मानसून बर्स्ट एकदम से इतनी ज्यादा कैसे मानसून आना शुरू हो जाता है, एकदम से इतनी ज्यादा रेनफॉल क्यों इंक्रीज हो सकती है? कैन यू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन? ओके, आंसर कीजिए, अदरवाइज आई एम टेलिंग यू। ओके, सो इसका आंसर ये है कि जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर मॉनसून डिस्कस करते हुए बताया था कि आपका एकदम से बर्स्ट क्यों आता है, क्योंकि आपकी जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, क्या है, जो आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, वो आपकी कहाँ लाए कर रही होती है? इंडिया के ऊपर लाए कर रही होती है। जब तक ये इंडिया के ऊपर लाए कर रही है तब तक आपका मॉनसून क्विकली, मतलब कंप्लीटली इंडिया के अंदर एंटर नहीं कर पाता। बट जैसे ही ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आपकी हिमालयाज को क्रॉस करके तिब्बत को भी क्रॉस करके चली जाती है और यहाँ वाले एरिया के अंदर वैकेंसी क्रिएट कर देती है और यहाँ पे आपका लो प्रेशर आईटीसीजेड की वजह से क्रिएट होता है, तो आपका सडनली एकदम से क्या आती है? आपकी रेनफॉल स्टार्ट होती है। हमने ये नहीं बोला था कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम क्या होती है? अड़चन होती है मॉनसून के आने में, और जैसे ही वो अड़चन निकल जाएगी एकदम से मॉनसून आ जाएगा और उसी को क्या बोलेंगे? मॉनसूनल बर्स्ट बोलेंगे। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है आपका, सेम फिर से इंडियन मॉनसून से रिलेटेड सवाल है। तो मॉनसून क्या होता है? सीजनल शिफ्ट होता है आपकी विंड की डायरेक्शन में, बिल्कुल सही है। इट कॉजेज अ वेरी लो रेनफॉल ड्यूरिंग दी समर, समर के टाइम पे कम रेनफॉल करता है और ज्यादा रेनफॉल विंटर के टाइम पे करता है। क्या ये स्टेटमेंट गलत है? नहीं, हमें पता है कि साउथ वेस्ट मॉनसून है ना, अभी अभी मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जब इंडिया के अंदर मॉनसून आता है ना, तो वो समर सीजन के अंदर आता है। कौन से सीजन के अंदर आता है? समर। आप इसको कैसे और याद कर सकते हैं? साउथ वेस्ट में एस से, और आप कैसे याद कर सकते हैं? समर, ठीक है, साउथ वेस्ट और समर आप दोनों एस एस से याद कर सकते हैं। इस टाइम पे आपकी 96% रेनफॉल इंडिया की हो जाती है, बाकी बची 4-5% या 6% रेनफॉल आपकी कब होती है? विंटर सीजन के अंदर होती है। तो पहला ऑप्शन इसी वजह से गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, monsoon is a sudden change in the temperature. It can cause the moderate rainfall during the summer and the dry spells in the winter. बिल्कुल dry spells तो create नहीं करता, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। Your third statement is a monsoon is a seasonal shift in the wind. It causes a heavy rainfall during the summer and the dry spells in your winter. तो dry spell create कर देता है, करेक्ट है ये स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्टेटमेंट, लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट को फिर भी हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट है आपकी, सीजनल शिफ्ट होती है विंड की डायरेक्शन में, ठीक है, मॉडरेट रेनफॉल करेगा समर के अंदर और बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं करेगा विंटर के अंदर। तो ये तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होगी, क्या आपको बिल्कुल रेनफॉल नहीं देखने को मिलती विंटर के अंदर? देखने को मिलती है, कहां से? नॉर्थ ईस्ट मानसून से। इन विच स्टेट? तमिलनाडु के अंदर। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है सी इज योर करेक्ट आंसर टू इट। चलिए अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द क्लाइमेट इज नॉट करेक्ट? कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट आपका करेक्ट नहीं है? एक पंजाब का बताया है, दूसरा कोरामंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु का बताया है। तो आपका जब पंजाब के बारे में बात की गई है
तो पंजाब को बोला गया है कि ये सेमी एरिड एरिया है विद द स्टेपीज क्लाइमेट। हमें पता है स्टेपीज टाइप ऑफ क्लाइमेट आपका रशिया या फिर सेंट्रल एशिया के अंदर देखने को मिलता है, इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं कि मॉनसून विद ड्राई समर्स आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, तमिलनाडु के कोस्ट के अंदर। बिल्कुल भी नहीं, तमिलनाडु तो रिसीव करता है रेनफॉल समर्स के टाइम पे नहीं, इन विच टाइम, विंटर्स के टाइम पे। फ्रॉम विच मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो इस हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी गलत हो जाती हैं और अकॉर्डिंग टू दैट आंसर आएगा इज नॉट करेक्ट। तो ना ही आपकी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और ना ही आपकी स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। नीदर 1 नॉर 2 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका, द कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट इज लार्जली इन द कॉन्टिनेंटल रीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन डैश नॉर्दर्न लेटिट्यूड इन यूरोप, एशिया एंड द नॉर्थ अमेरिका। अब आपको नहीं पता, आप सवाल सुन के ही कंफ्यूज हो गए, आपको समझ ही नहीं आया, समझने की, इसको ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यही काम होता है आपका, हाउ टू आंसर अ क्वेश्चन, है ना। तो आप एक बार देखिए, सबसे पहले ये बोला है कि कोई कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है किसी भी एरिया का, है ना, कॉन्टिनेंट के अंदर, जो आपको नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिलता है। कौन से लेटीट्यूड्स के अंदर देखने को मिलेगा? लेटीट्यूड की बात करिए, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो सबसे पहले बताइए 110 कोई लेटीट्यूड होता है? 90 तक मैक्सिमम होता है, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। लेटीट्यूड की बात करिए, लॉन्गिट्यूड की नहीं करी। सी ऑप्शन तो पहले ही काट दो, है ना। यहां से अगर बेसिक सी नॉलेज होती तो एक तो आपका आपका कट ही जाता। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट बोला है। तो कोल्ड एरियाज आपको पता है, 0 पे आपका इक्वेटर हो गया, 90 पे आपका 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ पे आपका क्या हो गया, पोल्स वाले। हमें पता है पोल वाले रीजन क्या होंगे, आपके कोल्ड रीजन होंगे। तो कोई ऐसा आप एरिया देखिए, अब 15 टू 20, तो इसका मतलब ट्रॉपिक के पास की बात कर रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ वाला तो टेम्परेचर क्या होगा, हॉट होगा, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर मैं बी की बात करूं कि आपका 30 टू 50, तो ये भी इसके और इसके कंपैरेटिव में विच वन इज कोल्डर, विच वन इज मोर कोल्डर, 40 टू 70 इज मोर कोल्डर। तो 40 टू 70 वाले लेटीट्यूड के अंदर आपको कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो देखिए बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ, हमें नहीं पता था पर्टिकुलरली ये कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट होता है, क्या नहीं है, हम इजीली आंसर तक अपने पहुंच सकते हैं, थोड़ी सी कॉमन सेंस और थोड़ी सी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैव द लॉन्ग कोल्ड विंटर्स? इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे आपको लंबी कोल्ड विंटर्स देखने को मिलेंगी, है ना, with high winds and average temperature below freezing for 6 to 10 months of an year। long winter बोली है आपको, लंबे टाइम की विंटर, और फ्रीजिंग अप टू 6 टू 10 मंथ्स ऑफ द ईयर, आपको हमेशा फ्रीज्ड एरिया ही देखने को मिलेगा। तो अब बताओ, क्या ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आपको ऐसी कोल्ड कंडीशन और फ्रीजिंग देखने को मिल सकती है? नहीं, तो ये कट जाता है आपका। अगर मैं सदर्न ऑस्ट्रेलियन रीजन की भी बात करूं, तो ऑस्ट्रेलिया भी बिल्कुल आपका पोल्स पे तो आ नहीं जाता, सदर्न वाला अगर पार्ट करे तो ये भी आपका रीजन नहीं होगा। मेडिटेरियन सी की बात करूं तो यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी है, ऊपर तो उसके बहुत सारा यूरोप भी रह जाता है ना, नीचे आपका अफ्रीका है ना, तो मेडिटेरियन सी भी आपका इतने हायर कोल्ड रीजन्स के अंदर तो लाई नहीं करता, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर है और टुंड्रा रीजन। एक्चुअली में जो अपर मोस्ट रीजन होता है आपका, उसको क्या बोलते हैं, वहां पे आपका टुंड्रा क्लाइमेट प्रेजेंट होता है, जहां पे आपकी कोई भी वेजिटेशन आपको देखने को नहीं मिलती है, बहुत रेयर आपको लाइकन्स और मोसेस देखने को मिलेंगी, और उसके अलावा वहां पे बहुत ज्यादा फ्रीजिंग रहती है, 6 से 10 महीने तक अप्रोक्सीमेटली आपकी। ठीक है, तो इसका आंसर था टुंड्रा रीजन इज द करेक्ट आंसर टू इट। ठीक है, तो कॉमन सेंस का यूज करके अगेन वी सॉल्व्ड एन क्वेश्चन। चलिए अब अगला सवाल है आपका, द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली एट, सबसे कम टेम्परेचर दिन में किस टाइम पे होगा? तो इसमें से सवाल सही, इसका जवाब क्या होगा? देखो, टेम्परेचर किसी भी जगह का तापमान किस पर निर्भर करता है कि कितनी वहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, कितनी वहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, और हीट किस पर डिपेंड करेगी कि भाई वहां पर सन की रेडिएशन कितनी ज्यादा आ रही है और कितनी नहीं आ रही। हमें पता है कि जब नून का टाइम यानी कि दोपहर का टाइम, दोपहर के 12 बजे, तो सूरज सीधा सर पे होता है आपके, बिल्कुल, है ना, तो उस टाइम पे तो सबसे ज्यादा रेडिएशन आती है, और अगर सबसे ज्यादा रेडिएशन आएगी तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो मिनिमम टेम्परेचर की बात तो दोपहर के टाइम पे तो करो ही मत, तो ये तो आपका ऑप्शन कट जाता है।
ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे यार रात को थोड़ा ठंडा माहौल हो जाता है, तो इसका आंसर नाइट आना चाहिए। बिल्कुल सही है, सबसे कम टेम्परेचर तो आपको वैसे नाइट को देखने को मिलेगा, बट सवाल में तो डे पूछा है ना, डे पूछा है, डे एंड नाइट आर टू डिफरेंट थिंग, तो ये आपका सही आंसर नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी में गलत सवाल का आंसर नहीं करके आना। अब कंफ्यूजन आती है इवनिंग और मॉर्निंग। इवनिंग की बात करूं तो भी सन बिल्कुल आपका स्लांटिंग रेज, मॉर्निंग की बात करूं तो भी आपके सन की स्लांटिंग रेज आ रही होती है, और इवनिंग की बात करूं तो भी उल्टा बना दिया है ना, तो भी आपके सन की क्या होती है, स्लांटिंग रेज ही आ रही होती है। तो अब इसमें से कैसे डिसाइड करूं कि मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होगा या इवनिंग में टेम्परेचर कम होगा? तो सोचने की सीधी सी बात है, मैंने सबसे पहले बोला कि नाइट में एक्चुअल में सबसे कम टेम्परेचर होता है, तो इससे पहले मॉर्निंग होने से पहले क्या था एक एरिया के अंदर, नाइट थी ना, तो नाइट की वजह से मान लो उस एरिया का टेम्परेचर 10 डिग्रीज तक पहुंच गया। ठीक है, अब सन की रेडिएशंस आ रही हैं तो धीरे धीरे वहां पे सन की रेडिएशंस आ रही है, तो थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो मान लेते हैं मॉर्निंग में थोड़ा बहुत टेम्परेचर सन की टेढ़ी रेज आने की वजह से 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर ओके। दोपहर के अंदर तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो दोपहर के अंदर मान लेते हैं नून के टाइम पे आपका 27 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया। अब शाम आते आते आपका टेम्परेचर गिरना तो शुरू करता है, बट 27 से कितना गिर जाएगा, क्या वो 11 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है? नहीं गिर सकता, ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री और गिर जाएगा, और 10 डिग्री और गिरेगा तो भी 17 डिग्री सेल्सियस हुआ आपका इवनिंग के अंदर। तो हालांकि इवनिंग के अंदर आपका टेम्परेचर कम हो जाता है क्योंकि सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, बट मॉर्निंग के कंपैरेटिवली नहीं, क्योंकि मॉर्निंग से पहले नाइट होती है और नाइट के अंदर ऑलरेडी आपका टेम्परेचर सन की प्रेजेंस ना होने की वजह से कम होता है। तो इसका सही आंसर होगा इन दी अर्ली मॉर्निंग। तो हमने पूरे कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा कि किस तरीके से और इसका क्या कारण है कि आपका सन का टेम्परेचर सबसे कम कहाँ कब देखने को मिलेगा आपको, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपसे फिर ये रिपीटेशन ही हो गई एक तरीके से कि तमिलनाडु के कोस्ट पे आपको लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ रेनफॉल कौन से मानसून की वजह से, कौन से मानसून की वजह से देखने को मिलती है? तो मानसून का नाम तो है नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब नॉर्थ ईस्ट मानसून कौन से टाइम के अंदर आता है? विंटर के अंदर। तो इस ऑप्शन में विंटर ढूंढ लो। मार्च फेब्रुअरी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है अक्टूबर एंड नवंबर। अगस्त सितंबर भी विंटर का टाइम नहीं होता। दिसंबर जनवरी ऑल्दो इट इज अ टाइम ऑफ विंटर, बट आपकी जो मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो आपका अक्टूबर नवंबर में आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से तमिलनाडु के कोस्ट पे सबसे ज्यादा बारिश होगी। चलिए अगला सवाल है आपका, इन द अर्ली नवंबर द लो प्रेशर कंडीशन शिफ्ट ओवर द बे ऑफ बंगाल। आपकी अर्ली नवंबर के टाइम पे, सॉरी, ठीक है, अर्ली नवंबर के टाइम पे आपकी लो प्रेशर की कंडीशन शिफ्ट कर जाती है बे ऑफ बंगाल के ऊपर। दिस ट्रांसफर इज रिलेटेड टू द साइक्लोनिक लो प्रेशर विच ओरिजिनेट्स ओवर। ठीक है, ये देखो ड्रॉ कर लेते हैं इसको, दिस इज योर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपकी अर्ली नवंबर, नवंबर के शुरू में जो आपका लो प्रेशर है वो बे ऑफ बंगाल में ट्रांसफर कर जाता है, क्योंकि आपका साइक्लोन लो प्रेशर ट्रांसफर कर रहा है। देखिए साइक्लोन हमेशा लो प्रेशर के साथ ही लिंक्ड होगा। अब यहां तक कैसे आएगा? अगर मेरे को बे ऑफ बंगाल के अंदर लो प्रेशर को ट्रांसफर करना है तो कहीं आसपास के रीजन से ट्रांसफर होगा। ऑप्शंस में चेक करते हैं, ऑप्शन में दे रखा है, चलिए नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं। पैसिफिक ओशन कह रहा है कि पैसिफिक ओशन से, तो यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया प्रेजेंट हो गया, और इधर पैसिफिक, क्या इधर से लो प्रेशर चल के आया है? लीस्ट प्रोबेबिलिटी है, तो मैं इस ऑप्शन को काट देती हूँ। उसके बाद कैस्पियन सी की बात करते हैं, तो इधर कहीं है आपका कैस्पियन सी, कहाँ पे? सेंट्रल एशिया के अंदर है ना, कजाकिस्तान और ये बाकी वाले एरिया के आसपास आपका कैस्पियन सी है। तो उधर से भी चल के लो प्रेशर बे ऑफ बंगाल में पूरा इंडिया को क्रॉस करके है, ये भी एक पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, तो सी ऑप्शन भी आपका नहीं आएगा। अगर मैं सी ऑफ जापान से बात करूँ तो कुछ और ही दूर हो गया, जापान इधर है, एशिया के बिल्कुल इस साइड पे है ना, तो इधर से भी लो प्रेशर चल के आए, ये भी एक ऑप्शन सही है। सही नहीं है, बचता है ऑप्शन अंडमान सी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये आपका अंडमान है निकोबार, हेयर इज योर अंडमान सी। यहाँ पे क्रिएट हुआ लो प्रेशर क्या करता है आपका, नवंबर के टाइम पे बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, और उस वजह से आपको साइक्लोन फेस करने पड़ते हैं हमारे इंडिया को। तो अंडमान सी इज दी करेक्ट आंसर टू इट। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। इंडिया का क्लाइमेट कौन सा तरीके का है? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, हमने बात करी थी कि आपका इंडिया लाया करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करती है, फ्रॉम विच स्टेट? आंसर कीजिए। ठीक है, आपके गुजरात, राजस्थान और इन स्टेट से पास करती है। ओके, और इंडिया का 50% हिस्सा आपका टेम्परेट रीजन के अंदर, यानी कि
इस वाले रीजन के अंदर होता है। ये हो गया आपका टेम्परेट रीजन और दिस वन इज योर ट्रॉपिकल रीजन। ओके, तो इंडिया का 50% एरिया आपका टेम्परेट रीजन के अंदर लाया करता है और 50% एरिया आपका इंडिया का कहाँ लाया करता है, ट्रॉपिक के अंदर लाया करता है। और हमें पता है ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आपके दो तरीके के आपके क्लाइमेट होते हैं, या तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है या फिर दूसरा मेरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, और इंडिया का कौन सा टाइप है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, दिस वॉज अबाउट योर क्लाइमेटोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आज की क्लास में कवर कर पाए। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे, बिकॉज मैंने आपको मॉनसून में पढ़ाया भी है कि किस तरीके से आपका एडवांसमेंट ऑफ योर मॉनसून होता है और आपका कब कौन से शहर में या कौन से रीजन में किस टाइम पे आपको मॉनसून देखने को मिलेगा। उसी के बेस पे क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए। व्हेन इज द अप्रोक्सीमेट अराइवल ऑफ अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मॉनसून इन मुंबई। मुंबई में अरेबियन सी ब्रांच का मॉनसून कब हिट करता है, मार्च 10 को, अगस्त 10 को, जून 10 को या सितंबर 10 को। अगर आप परफेक्टली नहीं जानते तो भी मैं बता सकती हूँ, कह सकती हूँ कि आप फिर भी विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। इसके लिए एक हिंट है आपके पास कि आपका मॉनसून जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में ही आता है। ओके, तो आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।